सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? तो इसका उत्तर है, सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था और उसको मालूम था कि वहाँ पर क्या क्या नियम कानून चलते हैं। वह कानून कायदों से भली भांति परिचित था, मतलब अच्छी तरह से जानता था कि मतलब यदि पकड़ी जाएगी तो क्या क्या इस पर कानून चलाए जाएंगे। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना सर्वथा गैर कानूनी है, मतलब कानून के विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में इसे ले जाए तो यह कानून के खिलाफ किया हुआ कार्य बन जाता है। मतलब जैसे देश विद्रोह वाला काम होता है तो ये देश विद्रोह वाला ही काम समझ लीजिए कि देशद्रोही समझा जाएगा उसको यदि ऐसा किया जाएगा तो। इसलिए उसने अपनी सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया और उसने कहा, बेटा बहन तुम इसको लेकर मत जाओ। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन कस्टमकारियों की जांच में पकड़ी जाए और उसको व्यर्थ की सजा हो। अगला प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? मतलब क्या सोच रही थी, क्या वो उसके मन में प्रश्न चल रहे थे। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा कर ले जाए। पहले वह इसे कैनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर कैनुओं से ढक लेती है, फिर वह निर्णय करती है कि वह प्यार के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी। वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी तभी ले जाएगी, क्योंकि ये प्यार का तोहफा था इसलिए वह ऐसे चोरी छुपे ले जाना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? तो इसका उत्तर है कि कस्टम ऑफिसर जो कि बंगाली था उसे सफिया की संवेदनाएं बहुत अच्छी लगी। मतलब कि उसे उसकी भावनाओं के लिए इतने कष्ट को सह कर के भी उस नमक को ले जाना चाह रही थी। ऊपर से वो क्या है, चोरी छुपे नहीं ले जा रही थी, वहाँ से पूछ कर भी उसको ले जा रही थी। तो ये सब भावनाएं क्या है उसको छू गई। उसे महसूस हुआ कि कानून बाद में है, इंसानियत पहले। और इससे उसको यह महसूस हुआ कि मतलब कानून वगैरह ये सब बात की चीज़ें हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, जो कि इंसानियत के नाते ये कर रही है। कानून को इंसानियत के आगे झुकना ही पड़ता है और कानून जब इंसानियत की बात होती है तो वो क्या है, उसके आगे झुक भी जाता है। सफिया की ईमानदारी और वायदे को देखकर कस्टम अधिकारी ने अपना सिर झुका लिया। मतलब जो सफिया है तो ईमानदारी से ले जा रही थी, ऊपर से उसने अपनी जो सिख बीवी है उससे वादा किया था, उस वादे के कारण उस बुढ़िया को ले जा रही थी। तो इन दोनों के कारण ही उस अधिकारी को सिर झुकाना पड़ा। उसे सफिया द्वारा किए गए कार्य पर नाज था, मतलब फक्र था, गर्व था। वह सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा सफिया के प्रति व्यक्त करना चाहता था। अगला है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? तो ये कथन उस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो जाते हों परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। मतलब राजनीति रूप में तो हम बट गए हैं, हम अलग हो गए हैं, परंतु हमारा जो भावनात्मक लगाव है वह आज भी अपनी अपनी मातृभूमि से रहता है। भली भारत का विदेश में जाकर रहे या विदेश का भारत में आकर रहे, परंतु सबको अपने अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, जहाँ उसका जन्म होता है वह उसका लगाव होता है, जहाँ उसका बचपन निकलता है। तो ऐसी चीज़ों से सबका ही लगाव होता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते। मतलब राजनीतिक बंटवारे यदि तुम कर भी दोगे तो उनके जो दिल जहाँ लगे हुए हैं वो तो वहीं पर ही रहेंगे। वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से रहता है। मतलब ऐसे लोग उनको अलग तो कर देंगे उनकी मातृभूमि से, परंतु उनका जो प्रेम है उस प्रेम को अलग नहीं कर सकते। उनका प्रेम अंतिम समय तक वहाँ से लगा रहेगा। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है, नमक ले जाने की बात सोचकर सफिया द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। मतलब उसके दिमाग में द्वंद्व चलता है कि उसको पुड़िया को कैसे ले जाए, किस तरीके से ले जाए, नहीं ले जाएगी तो उनको कितना
अफसोस होगा। तो इस सब प्रकार के जो द्वंद्व हैं उसके दिमाग में चल रहे थे। उसके भाई ने जब उसे यह बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है तो वह और अधिक परेशान हो जाती है। चूँकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई है इसलिए वह मन में ठान लेती है कि नमक पाकर ही रहेगी, मतलब ले जाकर ही रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं है। वह देश प्रेमिका है, मतलब देश से प्रेम भी करती है और दूसरों की कद्र भी करती, भावनाओं का ख्याल भी रखती है। उसमें भावुकता है, इसी कारण भाई जब नमक ले जाने से मना कर देता तो वह रो देती है, मतलब उसको रोना आ जाता कि अब वो उसकी नमक की पुड़िया कैसे ले जाएगी। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें कि मतलब हमने मानचित्र में एक लाइन खींच दी तो उससे सब चीज़ें बट गई, जनता बट गई, तो ऐसा नहीं है, उसको उदाहरण के द्वारा हमें समझाना है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती। लेखिका का यह कथन पूर्णतया सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींच कर देश को दो भागों में बांट दिया जाता है। इससे जमीन व जनता को अलग अलग देश का लेवल मिल जाता है कि मतलब तुम इस देश को हो, तुम इस देश के हो। परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट सक पाता, मतलब जनता के अंदर जो भावनाएं भरी हुई हैं उनका बंटवारा ये लोग नहीं कर सकते। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ रहता है वहाँ पर उनका मन लगा रहता है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आ जाती। जैसे मौका मिल जाते तो हमारी पुरानी यादें आ जाती। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने मित्र से, जो परम मित्र होता है, उससे बात करते हैं, या पर जो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड से हम अपनी बातें करते, तो हमारी जो बचपन की बातें होती वह स्वतः ही उनके सामने निकल आती हैं। मतलब उसमें कोई वो नहीं रहता, स्वतः ही वो बातें प्रकट हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि हमें उस जन्मभूमि से, मातृभूमि से प्रेम होता है, इस कारण से वहाँ की बातें निकल आती हैं। नमक कहानी में भी सिख बीबी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात कहती, क्योंकि उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम था और वहाँ से जो नमक उसको बहुत पसंद था, तो उसको लगता था कि मैं भेंट के रूप में नमक ही मंगा लूँ। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं परंतु अपना वतन, जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। मतलब वो अपना देश किसको मानते हैं? जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। सभी का अपनी अपनी जन्मस्थली के प्रति लगाव है, मतलब सबका क्या है, जो उनकी जन्मभूमि होती है उससे लगाव होता है। अगला प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? तो इसका उत्तर है, दोनों देशों को यद्यपि भूगोल ने विभाजित कर दिया है लेकिन लोगों में वही मोहब्बत अब भी समाई हुई है, मतलब वो प्रेम अभी भी उनके अंदर है। यद्यपि यह आरोप लगाया जाता है कि इन देशों के बीच नफरत है, मतलब लोग क्या है, ईर्ष्या में जीते हैं, द्वेष है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच नफरत है लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच रिश्ते मधुर और पवित्र हैं, मतलब नफरत ही ऐसा नहीं है, इनके जो रिश्ते हैं वो प्रेम भरे हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। इनमें मोहब्बत ही वह डोर है जो एक दूसरे को बांधे हुए है और इन दोनों देशों के बीच में जो सबसे बड़ी डोर है वह क्या है? प्यार की है, मोहब्बत की है। मोहब्बत का नमकीन स्वाद इनके रिश्तों में घुला हुआ है। सिख बीबी, बंगाली अधिकारी और सफिया के माध्यम से कहानीकार ने इसी बात को सिद्ध किया है कि किस प्रकार से इनके अंदर प्रेम, मोहब्बत नमकीन स्वाद के रूप में सबके ऊपर मौजूद है। अब है क्यों कहा गया से प्रश्न, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरोबत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो इसका उत्तर है, सफिया का भाई पुलिस अफसर है। जब उसने लाहौर का नमक भारत ले जाने की बात अपने भाई को बताई तो उसने यह कार्य गैर कानूनी बताया। उसने यह भी बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच नमक का व्यापार प्रतिबंधित है, मतलब कोई ना नमक ला सकता है और ना ले जा सकता है। तब लेखिका ने यह तर्क दिया कि क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरोबत, आदमियत या इंसानियत के नहीं होते?
अगला प्रश्न है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हम पर हावी हो रही थी। तो इसका उत्तर, जब भावनाओं से काम नहीं चलता तो सफ़िया ने दिमाग से काम लिया। उसने बुद्धि से नमक हिंदुस्तान ले जाने की युक्ति सोची। वह निडर हो गई, मतलब उसको यहाँ पर अब डर नहीं लग रहा था, और निर्णय लिया कि मैं नमक अवश्य ले जाऊंगी। और उसने ऐसा विश्वास अपने मन में स्थापित कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं नमक तो लेके जाकर ही रहूंगी। इसका अगला प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब जो प्रेम होता है वह तुम्हारे कितने ही नियम कानून हो उनके बीच में से निकल ही जाता है। तो इसका उत्तर है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफ़िया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। उनके सम्मुख कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। मोहब्बत कानून को धत्ता बताकर आगे चली जाती, मतलब धक्का देकर के आगे बढ़ जाती है। वह स्वयं नमक की पुड़िया को लेके आके बैग में रखकर उपर्युक्त वाक्य कहता है, मतलब वो भी क्या करता है, उसको नमक की पुड़िया देता है और उसको कुछ बातें कहकर आगे बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज्जा ही कुछ और है। यह बात सफ़िया को ईस्ट बंगाल का कस्टम अधिकारी कहता है। वह बताता है कि उसके देश की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ का पानी मीठा और ठंडा है। मेरे देश की मिट्टी बहुत कुछ पैदा करती है, वहाँ चारों ओर खुशहाली बसी हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पर गाया बजा मेरे देश की दर से ही हीरे उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो इस प्रकार के जो गीत हैं वह अपने देश के प्रति गाए भी जाते हैं। अब है समझाइए तो जरा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। इसका उत्तर है, सिख बीबी को लाहौर की याद आ रही थी। वह लेखिका को वहाँ के जीवन दिनचर्या आदि के बारे में बताती हुई यादों में खो जाती है। भावुकता के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके सफ़ेद मलमल के दुपट्टे पर टपक जाते, क्योंकि वो बातें बताती बताती याद करने लगती है और स्वतः ही जो भावुकता के आंसू होते वह निकल पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ। तो इसका उत्तर, जब सफ़िया अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो वह यह बात सोचने लगी कि उसे समझ में नहीं आता कि वतन अर्थात पाकिस्तान अथवा हिंदुस्तान कहाँ है। ये दोनों देश तो एक हैं, केवल कस्टम ने इन दोनों को बांटा हुआ है। मेरी समझ में तो यही आता है कि मतलब ये दोनों एक ही हैं, भले इनके मानचित्र में क्या कर दी गई हैं, लकीरें खींच दी गई हैं। अब है पाठ के आसपास से प्रश्न। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं आज भी वैसी ही हैं जैसी 58-60 वर्ष पहले थीं। लोग आज भी उतनी ही मोहब्बत एक दूसरे मुल्कों के बाशिंदों की करते हैं। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने आपसी भाईचारे को बढ़ाने और कायम रखने के लिए नई नई योजनाएं बनाए हैं। बस रेल यातायात पुनः बहाल कर दिया है, जो दोनों देशों की एकता को प्रस्तुत करता है। दोनों मुल्कों के लोग आ जा सकते हैं, आपसी दुख दर्द बांटते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में तो दोनों के बीच रिश्ते अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों में आपसी सौहार्द भी बढ़ा है, मतलब जो प्रेम है वह बड़ा है, भाईचारा है वह बड़ा है। अगला है, सफ़िया की मनस्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफ़िया की जगह होते या होती तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसी ही होती, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर, अगर मैं सफ़िया की जगह होती तो मेरी मनस्थिति भी सफ़िया की तरह ही होती। सफ़िया लेखिका है, अतः वह अपनी भावनाओं को साहित्यिक रूप से व्यक्त कर सकती है, परंतु मैं सीधे तौर पर अपनी भावनाएं जता देती। मैं सिख बीबी को माँ का दर्जा दे देती। लाहौर नमक लाने के लिए मैं हर संभव तरीके का प्रयोग करती, जो भी मेरे से बन पड़ता, जैसा कि सफ़िया ने किया। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों
सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकती हैं या दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम व्यक्तिगत तौर पर कला और साहित्य से संबंधित गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को कविता या लेखों के माध्यम से व्यक्त कर इन दोनों के संबंधों को सुधार सकते हैं। हम उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि भाईचारे और सौहार्द का जो माहौल है वह कायम रह सके। अगला प्रश्न, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व बीवी सिख के माध्यम से स्वरूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इस कहानी का है, कहानी में ऐसा संकेत नहीं है कि विभाजन के कारण हुए विस्थापन से नारी ही अधिक विस्थापित हुई है। बीबी व सफिया परिवार के साथ ही विस्थापित हुई हैं। यही स्थिति पाकिस्तान में भी है। दूसरी बात में सही है कि विवाह के कारण स्त्री ही सबसे अधिक विस्थापित होती है, मतलब अलग होती है। इस विस्थापन के कारण उसका अपनी जन्मभूमि से लगाव कभी कम नहीं होता है, मतलब वो हमेशा उसको याद करती रहती है। स्मृतियाँ उसे घेरे रहती, मतलब उसकी जो यादें रहती हैं वह, जैसे कि यहाँ पर भी शादी होती है, तो हमारे यहाँ पर भी जब शादी होती है तो जैसे एमपी की लड़की राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान की बिहार चली जाती, कोई पाकिस्तान चली जाती, कोई विदेश चली जाती है, तो परंतु वहाँ पर जाने के बाद भी वहाँ की जो यादें रहती है जन्मभूमि की, वो क्या है, लड़की हमेशा याद करती रहती है। तो यहाँ पर इसलिए विवाह का विस्थापन से संबंध बताया है। अगला है, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? तो इसका उत्तर है जनता को मिलाने की यद्यपि अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें साहित्य और कला की भूमिका सबसे ज़्यादा ताकतवर होती, शक्तिशाली होती है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में हम एक दूसरे तक अपनी भावनाएं अधिक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।